Girls, let's begin our next chapter, which is income exempt from tax. There are certain incomes presented in Income Tax Ordinance 2001 that has been exempted by the government of Pakistan, maybe because they are incurred in the development purposes or for any other purposes. But Income Tax Ordinance 2001, there are two sections from Section 41 to Section 51. Some incomes are completely exempt from tax, and some are exempt due to certain conditions. But their procedure is mentioned in these sections. Under second schedule of Income Tax Ordinance 2001, there are some incomes that are completely exempt from tax. There are some incomes are exempt due to certain conditions. If that certain conditions fulfilled, तो हमारी इनकम exempt from tax हो जाएगी. देन कुछ इनकम्स हमारी जो है वो लोअर रेट्स पर टैक्सेबल होती हैं. कुछ इनकम्स में हमारी टैक्सेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. कुछ इनकम्स हमारी जो है वो सर्टन प्रोविजंस पूरी करेंगी, देन ही वो एग्जाम्प्ट होंगे. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पशंस हैं फर्दर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ऑफिशियल गजट में भी मेंशन करे, और उसके अलावा नेशनल असेंबली के सामने पहले प्रेजेंट करे. अगर वो उसको एक्सेप्ट करती है, देन आप उसको जो है अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करवाएंगे और फिर उसको ऑफिशियल गजट में मेंशन करेंगे. अब हम अपनी अपनी जो है स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पशन से. द फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर इनकम. जब हमने डेफिनेशंस वाला चैप्टर पढ़ा था, सेक्शन 2 पढ़ा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम इज़ कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बट पिछले सालों से कुछ जो है वो चेंजिंग्स आई हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं. जैसे कि 2003 में एक बहुत बड़ी चेंज आया था हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम का ₹80,000 से ज़्यादा पोर्शन है, तो फिर उस के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता था डिफरेंट रेट्स के ऊपर. लेकिन ये वाला जो हमारा क्लॉज था 2006 में, इसको विड्रॉ कर लिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 2016. इस डिफरेंशिएशन ऑफ टैक्सेशन को विड्रॉ किया गया. हमारी एग्रीकल्चर इनकम इसलिए एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है क्योंकि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है. हमारा पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर पर बेस करता है. पूरा का पूरा नहीं, पर मोर देन 50% हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर बेस करता है. दैट्स वाई कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स रखा है. अब जो है आज के दिन में हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबल नहीं होता. कुछ भी टैक्स आप पे नहीं करेंगे, और आपके जो टैक्स के रेट्स हैं वो सेम रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी टोटल इनकम एग्रीकल्चर का पोर्शन है या फिर नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमारे पास आ जाती है ऑफिशियल्स ऑफ सॉरी एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. ये दो हमारी आउटलाइन में नहीं है. एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाली हम करेंगे. इसमें वो कहता है कि कुछ एग्रीमेंट्स हम अपने फॉरेन गवर्नमेंट के साथ करे होते हैं. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं पहले कि जब पाकिस्तान में से कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या फॉरेन किसी एसोसिएशन के साथ, तो उस केस में भी कुछ लोगों की इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाती है. ये वो वाले एग्रीमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ होंगे और कंट्रीज़ के दरमियान में हो रही हैं. ठीक है, अब कहता है कि एनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज़ नॉट परमिटेड टू टैक्स. आपकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट है और कोई दूसरी कंट्री के लॉज आपको कहते हैं कि आपने इन इन इनकम पर टैक्स नहीं पे करना, जो है लेना अपने लोगों से. तो उस केस में पाकिस्तानी सोर्स इनकम जो कि पाकिस्तान में अर्न की जाती है, फॉरेन जो है वो लॉज की वजह से उनके ऊपर हम टैक्स परमिटेड नहीं है अगर, तो फिर वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कंसिडर की जाएंगी. पॉइंट 2 में कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किसी भी दूसरी कंट्री की फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, वो एड एग्रीमेंट है, मतलब वो दूसरी कंट्री हमें एड प्रोवाइड कर रही है. और वो जो एड है आपको पता है कि समटाइम्स वो मनी की शेप में होती है, लेकिन मोस्टली आपकी जो है वो सड़कें बनाने में या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में होती है. ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है कि कोई भी सैलरी जो कि एक पर्सन रिसीव करेगा ऐसे कोई एक एग्रीमेंट के बिहाफ पर, ठीक है, कोई भी हमारा पब्लिक एग्रीमेंट किया गया है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, तो उसकी इनकम भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी. फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो जो इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान का सिटीजन ना हो. ठीक है, उसके अलावा है कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो या तो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, या फिर अगर रेजिडेंट बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो एड एग्रीमेंट के अंदर जो सर्विसेज उसने परफॉर्म करनी थी उसकी वजह से वो हमारा रेजिडेंट बना हो. उसके बाद है इन केस द गवर्नमेंट जो है हमने एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ अगर वो एड एग्रीमेंट किया है तो वो वाला पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री का ही रेजिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए. क्योंकि उस साल के लिए वो हमारे पाकिस्तान में जो है 183 डेज़ के ज़्यादा अगर है तो वो रेजिडेंट मान जाएगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो. कंडीशन सेम रहेगी कि हमारी जिस कंट्री के साथ एग्रीमेंट है अगर वो उस पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है, देन उसकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी. उसके बाद है द सैलरी इज पेड आउट ऑफ फंड्स. जो भी पाकिस्तान को ग्रांट्स और फंड्स रिसीव हो रहे हैं हमने उसमें से उसको सैलरी पे करनी है, देन उसकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी. ठीक है,
थर्ड क्लास आ जाता है कि कोई भी पर्सन जो कि पाकिस्तान के अंदर एज अ कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा है और अंडर आप बाईलेटरल और मल्टीलेटरल टेक्निकल असिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो जब पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं तो टेक्नीशियंस को, कंसल्टेंट्स को, जो प्रोफेशनल पर्सनस होते हैं उनको दूसरी कंट्री से हायर किया जाता है ताकि वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सके। अब अगर पाकिस्तान का किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट बाईलेटरल, मतलब बायलेटरल होता है ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रीटी में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर उसने मेंशन किया था टेक्स्ट ट्रीटी, वो होता है एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो बायलेटरल का मतलब होता है ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज, मल्टीलेटरल मतलब बिटवीन थ्री और मोर कंट्रीज। ठीक है, एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हीन ऑनलाइन। ठीक है, ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें आपके बाईलेटरल और मल्टीलेटरल दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर उसका नहीं है कोई भी पॉइंट तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहना ये चाहता है कि अगर इस तरह के किसी भी ट्रीटी के थ्रू हमारा कोई भी किसी दूसरी कंट्री का पर्सन पाकिस्तान में आकर काम कर रहा है तो वो कंसल्टेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है या एक्सपर्ट है तो उसकी सैलरी भी इनकम फ्रॉम टैक्स में से एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि पर्सन पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट है वो हमारे फंड से ग्रांट किया हुआ हो। ठीक है, जो हम दूसरी कंट्री से रिसीव कर रहे हैं। वही बात कि यहाँ तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो और अगर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज की परफॉर्मेंस के लिए बना हो। ठीक है, और हमने जो उसको इनकम पे करनी है वो भी ग्रांट फंड में से ही पे करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पशन आ जाती है प्रॉफिट ऑन डेट टू अट्रैक्ट फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। आपने जगह जगह पढ़ा होगा एफडीआई का वर्ड इकोनॉमिक्स में या फिर किसी दूसरी बुक्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि कोई भी सिक्योरिटी खरीदता है किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है तो हम सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे। ठीक है, और हम वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इशू करें। सिक्योरिटी मतलब ये जो आपके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जिनको हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, वो इशू करता है किसी फॉरेन कंट्री में जाकर, फॉरेन मार्केट में जाकर। अब फॉरेन मार्केट के पर्सन जब हमारी सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे तो हमें जो वो पैसा पे करेंगे वो अपनी करेंसी में होगा, यानी कि कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो उस केस में भी जो भी अमाउंट आती है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। पहली कंडीशन है द पर्सन्स आर नॉट एसोसिएट्स, जो पाकिस्तानी पर्सन है और जो दूसरी कंट्री का पर्सन है आपस में एसोसिएट्स ना हो। और एसोसिएट की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देयर इज नो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन देम और दे आर नॉट एसोसिएट विद द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो एसोसिएट नहीं होने चाहिए। दूसरी है द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर यूज इन बिजनेस कैरिड आउट इन पाकिस्तान बाय द पर्सन इन पाकिस्तान। मतलब जो सिक्योरिटी इशू की गई है वो पाकिस्तान में रहकर की गई हो, जो बिजनेस पाकिस्तान में चलाया जा रहा है उस कंपनी की हो, और वो जो पर्सन है जो कि सिक्योरिटी इशू कर रहा है वो भी पाकिस्तानी पर्सन हो, देन वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। थर्ड कंडीशन है प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। जो हमने सिक्योरिटी, जैसे कि अगर आपके स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, आप जब देते हो किसी पर्सन को, इशू करते हो तो उसके ऊपर आपने डिविडेंड पे करना होता है। अगर किसी से बॉन्ड इशू कर रहे हो तो बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। मतलब जो उन दोनों के ऊपर आप इनकम पे कर रहे हो, प्रॉफिट या फिर डेट डिविडेंड की शेप में, वो आउटसाइड पाकिस्तान आपने पे करना है। द सिक्योरिटीज इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। जो भी आप पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स इशू कर रहे हो उसको आपने पहले अप्रूव करवाना है बोर्ड से, देन वो आपकी सारी इनकम्स क्या हो सकती हैं, एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो आपकी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसकी भी सारी इनकम्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती हैं। इन नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हमारे पाकिस्तान में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट को इंक्रीज़ करने के लिए बनाई गई है, ताकि लोगों में जो है वो सेविंग की हैबिट को इंक्रीज़ किया जा सके। अब कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ में, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको हेल्प करती है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है तो आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपकी अमाउंट भी सेव रहेगी और आप जो है वो फर्दर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपने इन्वेस्टमेंट की है और उससे आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो इनकम भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि उस नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टोटल जो यूनिट्स हैं उसके 90% जो है वो क्या हो, पब्लिकली होल्ड हो।
इन सिंपल वर्ड्स कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चूँकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ज़रूरी है इस ट्रस्ट के जो यूनिट्स हैं वो वाइडली पब्लिक के पास हो, यानी कि एक पब्लिक कंपनी हो। जैसे कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो एक कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स का अगर 90% वो पब्लिक को इशू करती है और बाकी 10% आपस में रखती हैं, देन वो जो है वो हमारे लिए इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं, ट्रस्ट के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि टोटल यूनिट्स में से 90% जो है वो पब्लिक को इशू किए हुए हों। और दूसरी कंडीशन है कि टोटल प्रॉफिट्स जो उसको एक साल में रिसीव होती है, जो इनकम होती है, उसका 90% उसने अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंपनी है, उसके शेयर्स हैं और शेयर्स में से उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में से 90% जो है वो एज अ डिविडेंड पे कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि टोटल इनकम का 90% इशू कर देगी अपने यूनिट होल्डर्स को। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, लोग अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एक और एग्जाम्पशन आ जाती है पेंशन। पेंशन्स का वर्ड आपने सुना होगा, ये हमारे पास होती है जब आप लोग रिटायर हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए पेंशन जो है वो उनको पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जेम्प्टेड पेंशन्स हैं कि कौन-कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। सबसे पहले आ जाता है पॉइंट नंबर 1, इसको आप कह सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। कोई भी पर्सन, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन हो, कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी हो, तो उसका जो फॉर्मर एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, जो अब छोड़ चुके हैं आर्मी को या फिर गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अब हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी पर्सन जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता है। यूएन आपको पता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट कंट्रीज उस वहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है। अब पाकिस्तानी का कोई भी पर्सन जो कि यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड था और वहाँ पर जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, ठीक है, वो पाकिस्तान का सिटीजन है और अब वो रिटायर हो चुका है, उसकी जो इनकम होगी वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो सकती है। लेकिन पहली कंडीशन ये है, उसकी सारी यूनाइटेड नेशंस की पेंशन जो है एग्जाम तब होगी जब उसकी सैलरी जो पाकिस्तान में वो जनरेट कर रहा है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगर उसकी सारी इनकम जो पाकिस्तान में जनरेट होती है एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी, देन ही उसकी यूनाइटेड नेशंस की पेंशन भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। उसके बाद पॉइंट 3 आ जाता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान के रहते हुए किसी भी कंपनी के अंडर काम करता था, यानी कि किसी भी कंपनी का एम्प्लॉई था और अब वो रिटायर हो चुका है, तो उसकी एग्जाम्पशन जो है, उसकी जो पेंशन है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो भी हमारा फॉर्मर एम्प्लॉई है वो जिस कंपनी से पेंशन रिसीव कर रहा हो वो उस कंपनी में रिटायरमेंट के बाद काम ना करता हो। आपने एचआरएम में भी पढ़ा होगा कि अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए आप पुराने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में रखते हो। ठीक है, किसी भी कैपेसिटी में अगर कोई भी रिटायर्ड पर्सन अपनी पुरानी कंपनी जहाँ से वो पेंशन रिसीव कर रहा है वहाँ पर काम कर रहा होगा तो उसकी पेंशन फिर एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर डी कि जो भी पेंशन ग्रांट की जाती है शहीद की फैमिलीज़ को या उनके डिपेंडेंट्स यानी कि उनके बच्चों को, तो वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से अगर बिलोंग करते होंगे शहीद, देन उनकी भी जो इनकम है, जो पेंशन है, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर ई, इन केस एक पर्सन जो है वो डिफरेंट जगह पर काम करता था, वो रिटायर हो चुका है और उसको मोर देन 1 पेंशन रिसीव हो रही हैं, तो उन सारी पेंशन में से जो हायर पेंशन होगी सिर्फ वो एग्जाम्प्ट होगी, सारी पेंशन्स को हम एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारे पास इनकम ऑफ गवर्नमेंट्स की। हमारे पास सर्टन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी सारी इनकम्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती हैं। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी सारी की सारी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उन सब की इनकम्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। लेकिन वो सारी इनकम्स जो वो अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर किसी बिजनेस को बनाकर अर्न करते हैं वो भी टैक्सेबल होती हैं। अगर आपको बताऊँ सिंपल वर्ड्स में, तो जुरिस्डिक्शन एरिया एक ऐसा मतलब आपके पास, जैसे कि अगर आपके एरिया में सियालकोट में डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपके डिफरेंट मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है? उनका एरिया स्पेसिफाइड होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक एरिया में आपका जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। इस एरिया के बाहर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो सकते, ठीक है?
यानी कि उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन पर्सन्स के लिए सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो उस जुरिस्डिक्शन एरिया जो उनका ऑपरेशनल और ऑफिशियली ऑपरेशनल एरिया होता है, उसके बाहर वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करके कोई प्रॉफ़िट जनरेट कर रही हैं, तो वो वाला प्रॉफ़िट भी टैक्सेबल होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम्स हैं वो एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर सी है हमारे पास, कोई भी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई लोकल गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जो एडवांस टैक्स लगता है वो भी एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। उनको एडवांस टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है? लेकिन उसने नीचे मेंशन किया है नोट्स में, कहता है होएवर इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल। मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम है वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट्स ने साइड पे जो भी अपने बिजनेसेस, जो भी कॉर्पोरेशंस या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई होती हैं, उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल ही होंगी। ठीक है, वो इस वाले क्लॉज के अंडर नहीं आते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पशन है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ सर्टन रेजिडेंट इंडिविजुअल। कुछ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम्स पाकिस्तान में जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, जो कि उन्होंने बाहर किसी कंट्री से जनरेट की होती है। फॉरेन सोर्स इनकम जो कि सर्टेन इंडिविजुअल्स की एग्जेम्प्ट है, वो कौन कौन से हैं? पहली कंडीशन है ही हैज़ बिकेम अ रेजिडेंट ओनली ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, लेकिन जिस साल में उसकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है उस साल में वो हमारा रेजिडेंट भरा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के रीज़न की वजह से, देन उसकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। दूसरा आ जाता है कि हिज टोटल स्टे इन पाकिस्तान डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, यानी कि वो पाकिस्तान का सिटीजन तो नहीं था लेकिन पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए आया है, लेकिन मोर देन 3 ईयर्स के लिए अगर रहेगा तो फिर वो जो है वो वाली ये वाली आज को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद है इनकम इज नॉट ड्राइव बाय अ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द पर्सन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो आपकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम होती है। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी, तो पाकिस्तान में जो भी जनरेट करेगा उसका प्रोसीजर अलहदा है। अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है लेकिन किसी बाहर की कंट्री में बिजनेस करके यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर डी, द फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉड इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन विल बी टैक्सेबल। जो वो पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स इनकम लेकर आता है और उसको पाकिस्तान में यूज़ करता है तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स के पाकिस्तान का एक ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए पाकिस्तान में आया है और वो फॉरेन में कोई इनकम जनरेट करता है लेकिन वो पाकिस्तान में लेकर नहीं आता, तो वो क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएंगी।